आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो 13 दिसंबर 2025 को होने जा रहे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी से संबंधित है। इस वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आप 13 दिसंबर को बड़ी आसानी से पेपर हल कर सकें। आपके सामने कुल 80 प्रश्न आएंगे। यदि किसी प्रश्न का आंसर आपको आता है तो मेरे बताने से पहले आपको अपना आंसर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में सेंड करना है और वीडियो पूरा देखना है। वीडियो के लास्ट में यह भी बताना है कि आपने 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए चलते हैं अपन आज के इस मॉडल पेपर पर। सबसे पहले आपको पेपर में जो मुख्य पेपर रहेगा उसका पहला पेज कुछ कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पर विद्यार्थी अपना यहाँ पर रोल नंबर भरेंगे, परीक्षार्थी का नाम और परीक्षार्थी के यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे। फिर यहाँ परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए जाएंगे, तो इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। यह जो पेपर होने जा रहा है ये मुख्यतः 3 खंडों में होगा। सबसे पहला खंड होगा मानसिक योग्यता का, दूसरा खंड होगा अंकगणित का और तीसरा होगा भाषा परीक्षण का। खंड 1 में प्रश्न क्रमांक 1 से 40 तक कुल 40 प्रश्न होंगे जो कि 50 अंक के होंगे। और खंड 2 में जो कि अंकगणित से संबंधित है, प्रश्न क्रमांक 41 से 60 प्रश्न तक होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 20 होगी और इसमें अंक होंगे आपको 25। इसी प्रकार भाषा परीक्षण का जो तीसरा खंड रहेगा उसमें प्रश्न क्रमांक 61 से 80 तक, मतलब कुल प्रश्नों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी 20 और अंक इसके हो जाएंगे कितने 25। इस प्रकार हम देखते हैं तो प्रश्नों की संख्या कुल 80 होगी और अंक कितने होंगे 100 होंगे। मतलब सीधा सा है एक प्रश्न 1.25 अंक का होगा। तो ये सभी निर्देश आपको पढ़ना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं खंड 1 में। खंड 1 में करना क्या है, मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1। इसमें सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना है कि यहाँ पर निर्देश में क्या कहा गया है। जैसे प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें और अपना उत्तर OMR शीट में डार्क करें। ये है। चलिए तो आप लोगों के लिए इन 4 प्रश्नों को हल करने के लिए हम समय देते हैं। आपको करना क्या है, जिस प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा है तो प्रश्न क्रमांक लिखकर इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपना आंसर सेंड करें। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर सेंड कीजिए, प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर सेंड कीजिए और प्रश्न क्रमांक 3 का भी आंसर सेंड कीजिए और ऐसे ही प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर सेंड कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहले का आंसर डी। ऑप्शन क्या है, डी है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं ए, बी और सी, ये जो तीनों लेटर हैं ये 3-3 रेखाओं से बने हैं, जबकि ऑप्शन डी में केवल 2 रेखाएं हैं। इसलिए ये 3 समान हो गए और ये चौथा जो ऑप्शन है ये भिन्न हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा में। यहाँ पर इन लाइनों को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर ये खड़ी लाइनें हैं
पहले में भी खड़ी लाइन है, दूसरे में भी खड़ी लाइन है, तीसरे में हम सी में देखते हैं केवल एक लाइन है, और चौथे में देखते हैं तो ये भी कैसी है, खड़ी लाइनें हैं। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरे का ऑप्शन नंबर सी होगा सही। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में देखिए, 3 में क्या है, ऑप्शन बी को छोड़कर, ऑप्शन बी को छोड़कर यदि हम देखें, ऑप्शन ए, सी और डी, जैसी आकृति बाहर है वैसी ही आकृति इनके अंदर है। यदि हम बाहर देखें तो बाहर भी और अंदर भी दोनों कैसी हैं, समान हैं। इसमें भी बाहर भी एक और अंदर भी दोनों ये कैसी, समान है। पर ऑप्शन बी में यदि हम देखें तो ये किस प्रकार की है, बाहर त्रिभुज है और अंदर वर्ग है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अब प्रश्न क्रमांक हम 4 में देखें तो ऑप्शन डी को छोड़कर, ऑप्शन डी को छोड़कर यहाँ पर हम देखते हैं तो ए, बी और सी, यहाँ पर देखिए ये क्रम से लेटर आए हैं, एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, एम, एन, ओ, जबकि यहाँ पर आ गया है के, एल, जे। तो क्या हमारा ऑप्शन डी सही है, ये तीनों समान हैं। चलिए हमने खंड पहला कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं हम खंड 2 पर। खंड 2 पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। इसमें क्या करना है, समरूप, मतलब बिल्कुल प्रश्न के जैसा, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, समान आकृति के नाम से हम जानते हैं। चलिए पहले आप लोग प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर कीजिए। प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर कीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर कीजिए। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। इसमें हम इसको ऑप्शन ए को छोड़कर, ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी अन्य सभी बी, सी और डी ये प्रश्न आकृति के जैसे नहीं हैं। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पर हम ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पर ये डार्क हैं और यहाँ पर कैसे हैं, वृत्त जो हैं कैसे हैं, यहाँ पर खाली हैं। मतलब प्रश्न आकृति में 2 वृत्त खाली हैं और 2 डार्क हैं। इसमें देखिए, इसमें 3 क्या हो गए, डार्क हो गए, इसलिए ये गलत होगा। इसमें देखिए, इसमें भी 3 डार्क हैं तो ये भी गलत होगा। और इसमें देखिए 3 इसमें वाइट हैं तो ये भी गलत होगा। मतलब हमारा 5वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए होगा। प्रश्न क्रमांक 6वां, प्रश्न क्रमांक 6वां में देखते हैं ऑप्शन सी को छोड़कर, ऑप्शन किसको, सी को छोड़कर यदि हम देखें तो ये प्रश्न आकृति जैसी नहीं है। कौन कौन से नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है और सी नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर यदि हम देखें प्रश्न आकृति में, यहाँ पर देखिए एक डार्क है, ऊपर वाला खाली, यहाँ पर देखिए दोनों डार्क आ गए। अब यहाँ पर डार्क है ही नहीं, इसलिए इसको भी गलत किया। और यहाँ पर देखिए यहाँ नीचे डार्क नहीं है तो इसको भी हमने गलत किया। मतलब प्रश्न क्रमांक 6वें का क्या है, सी ऑप्शन सही है। प्रश्न क्रमांक यदि हम 7 देखें, ये है प्रश्न आकृति। इसको ध्यानपूर्वक देखिए और सबसे पहले हम वो आंसर गलत करें जो इसके समान नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन डी को छोड़कर, ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी तीनों आंसर गलत हैं। क्यों गलत हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये आयत है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वर्ग है, इसलिए हमने इसको गलत किया। यहाँ पर देखिए दूसरे इस आकृति को देखिए, प्रश्न आकृति में यहाँ पर देखिए इस आकृति को देखिए, ये इसकी दर्पण प्रतिबिंब हो गई तो इसको भी हमने गलत किया। अब यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में देखें हम, प्रश्न आकृति में देखिए यहाँ पर कौन सा, ये वाली, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसमें कितनी भुजाएं आ गई हैं, इसमें भुजाओं की संख्या ज़्यादा हो गई है। इसमें कितनी है, 2 2 4 5 है, इसमें 6 है तो इसलिए इसको भी गलत। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 8 में यदि हम देखें, सबसे पहले अंदर वाली आकृति को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें 3 रेखाएं हैं, यहाँ पर देखिए इसमें केवल कितनी है, 2 हैं तो इसलिए हमने इसको गलत किया। प्रश्न क्रमांक 8 का
हमने ए ऑप्शन गलत किया। बी हमें बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान लग रहा है, पर हम देख ले यहाँ पर देखिए केवल एक रेखा है, तो इसको भी गलत किया। और यहाँ पर यदि हम देखें ऑप्शन नंबर डी में यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखिए, और ये देखिए ये थोड़ा बड़ा है और ये बिल्कुल छोटा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। मतलब सही क्या है, बी इज द राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमने खंड 2 को भी कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम खंड 3 पर। खंड 3 पर प्रश्न क्रमांक 9 से 12 तक। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये एक यहाँ पर आकृति को पूर्ण करना है। लुप्त भाग को हमें यहाँ से इन 4 उत्तर में से उठा के यहाँ रखना है, पर इसमें एक कंडीशन रहती है, इसमें उत्तर आकृति की हम दिशा परिवर्तन नहीं कर सकते। मतलब हम इस प्रश्न को, उत्तरों को हम घुमा कर नहीं रख सकते, सीधा जैसा यहाँ है ऑप्शन में उठा के हम यहाँ रख देंगे। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो पर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर कीजिए, प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर कीजिए और प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर कीजिए। यदि हम चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 का हल। यहाँ पर हम देखते हैं, यदि हम इस आकृति को पूर्ण करें, सबसे पहले हमें इस विकर्ण पर एक रेखा चाहिए। यहाँ पर एक रेखा चाहिए इस विकर्ण पर। अब हम देखते हैं ऐसी कितने आंसर हैं जैसे इस विकर्ण पर रेखा है। केवल ए है, बी गलत। सी में देखिए ये इस साइड से जा रही है, तो सी भी गलत, डी भी गलत। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 10 में हम देखते हैं ये दोनों आकृति नीचे साइड हैं और बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर जो आकृति आई है उसी के जैसी, इसके जैसी यहाँ पर आएगी। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये तीनों कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये इस प्रकार की आकृति तो आएंगी नहीं। पहला और दूसरा आकृति आएगी नहीं, तीसरा आएगी, पर ये इसका जो दिशा है वो इस साइड है, डार्क वाला हिस्सा इस साइड है, जबकि हमें डार्क वाला हिस्सा इस साइड चाहिए। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में हमें सबसे पहले यहाँ सर इस विकर्ण पर एक लाइन चाहिए। अब इस विकर्ण पर छोटी लाइन देखते हैं, ए में नहीं है, बी ऑप्शन में है, बी बिल्कुल करेक्ट है, सी हमारा गलत हो जाएगा और डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा कौन सा 11 का कौन सा प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर बी है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 देखें, तो 12 में देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ तक एक रेखा चाहिए और यहाँ से यहाँ चाहिए। अब यहाँ देखिए ऊपर साइड क्या है, वर्ग है, और यहाँ पर वृत्त है। अब देख लीजिए इसमें किसमें, पहले में तो नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सी देखिए यहाँ पर ये टच हो रहा है, इसलिए इसको गलत करेंगे। डी ऑप्शन भी गलत है। चलिए प्रश्न क्रमांक भाग क्रमांक 4। भाग क्रमांक 4 में हमें क्या करना है, यहाँ पर जो प्रश्न है यहाँ पर 1, 2, 3 में है। ये जो हैं, जो आकृति आ रही वो एक श्रेणी क्रम में है, एक क्रम में है। तो हमें इन क्रम का पता लगाना है कि ये कौन से क्रम में है, वही क्रम हमें जारी रखना है और यहाँ की आकृति प्राप्त करना है। जैसे हम प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर कीजिए, प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर कीजिए और प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर कीजिए, प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर कीजिए। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में यदि हम देखें, यहाँ पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज में ये वाला हिस्सा कैसा है, डार्क है। अब यदि हम दूसरे में देखें तो क्या परिवर्तन हुआ, 3 भुजाओं से कितनी भुजाएं हो गई, 4 भुजाएं हो गई। पहले इस साइड का हिस्सा लाइनों से डार्क था, फिर इस साइड का हो गया। अब हम आगे चल के देखते हैं तो यहाँ पर क्या देखते हैं, 4 भुजाओं से कितनी भुजाएं हो गई, 5 भुजाएं, और ये वाला हिस्सा लाइनों से डार्क हो गया। अब सीधा सा यहाँ पर जो आकृति आएगी वो 5 भुजाओं से ज़्यादा कितनी, 6 भुजाओं वाली होगी, और इस साइड वाला हिस्सा कैसा होगा, डार्क होगा। यदि हम देखें प्रश्न क्रमांक 13 के ऑप्शन देखें तो हमें देखते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले
यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 का, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर बिल्कुल 6 भुजाओं वाली आकृति, मतलब हमारा कौन सा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ से इस साइड आया, फिर यहाँ से इस साइड वाला लाइनें आएंगी डार्क, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 14 में हम देखें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 आँख हैं, फिर यहाँ पर एक हिस्सा और बढ़ा, फिर यहाँ पर एक हिस्सा और बढ़ा। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो ये यहाँ पर शायद ये था, ऐसा था, तो इस कंडीशन में कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 15 में देखें, यहाँ पर ये जो आकृति है, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज में यदि हम देखें तो यहाँ से इस दिशा में आ गया, मतलब कितने अंश, 45 अंश ये घड़ी की दिशा में ये आकृति घूम गई है। फिर यहाँ से इस आकृति को फिर 45 अंश घुमाया तो यहाँ आया। अब हम इसको यहाँ से फिर 45 अंश घुमाएंगे तो यहाँ पर आएगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 15 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर इसलिए गलत है कि ये दोनों वृत्त अंदर आ गए त्रिभुज के। इसमें देखिए यहाँ से आकृति यहाँ आ गई, तो ये गलत है और ये भी गलत है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर जो आकृति थी, यहाँ पर एक हिस्सा इस कोने पर बढ़ गया है। तीसरे में हम देखते हैं ये हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब चौथे में क्या, नीचे वाला हिस्सा कंप्लीट होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ डार्क वाली लाइन है नहीं। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। बी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं खंड 5 में। खंड 5 में देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 17 से 20 तक। इसमें क्या करना है, यहाँ पर जो आकृतियाँ हैं, जो प्रश्न हैं, 2 सेट में दिए गए हैं, मतलब सीधा सा है, यहाँ समान अनुपात का चिन्ह लगा है। पहले का संबंध, इस आकृति का संबंध इससे है, पहली आकृति का संबंध दूसरी से है, तो जो पहली का दूसरी से है वही संबंध तीसरी का चौथी से होना है। तो पहले में हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 के, अभी आप लोग आंसर कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 का भी आंसर कीजिए और प्रश्न क्रमांक 19 का भी आंसर कीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर कीजिए। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 में देखते हैं, यहाँ पर 3 वृत्त हैं और तीनों वृत्त से ये कौन सी आकृति बन गई है, त्रिभुज बन गई है। यहाँ पर 4 वृत्त हैं, 4 वृत्त से कितनी, 4 भुजाओं वाली यहाँ पर आकृति बनेगी, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 18 में ये जो आकृति थी पहले में, ये 45 अंश घूम गई है, ये 45 अंश क्या हो गई, घूम गई है, तो इसको भी हम 45 अंश घुमाएंगे तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 में देखते हैं, 2 यहाँ पर वृत्त आपस में जुड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं इनमें क्या परिवर्तन हुआ, इसमें से एक वृत्त यहाँ का डार्क हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो दोनों आकृति हैं ये आपस में दूर दूर हैं, और यहाँ पर क्या होगा, एक यहाँ पर एक आकृति डार्क होगी, मतलब इस साइड वाली ये आकृति डार्क होगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 20 में यदि हम देखें, यहाँ पर देखिए 2 क्या वर्ग, समान वर्ग यहाँ पर हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या परिवर्तन हुआ, यहाँ पर एक समान वर्ग यहाँ जुड़ गया है। इसमें देखते हैं 2 त्रिभुज हैं, तो इसमें भी एक समान त्रिभुज यहाँ जुड़ जाएगा, तो मतलब इस प्रकार की आकृति कहाँ है, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सी इज द राइट आंसर। भाग संख्या 6, इसमें ज्यामिति आकृति को क्या करना रहता है, पूर्ण करना रहता है। इसमें 3 प्रकार की आकृति हो सकती हैं, सबसे पहले त्रिभुज, वर्ग और वृत्त। ये 3 आकृतियों को हमें पूर्ण करना होता है। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर कीजिए, प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर कीजिए, प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर कीजिए और
प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर कीजिए। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21 में। प्रश्न क्रमांक 21 में यदि हम यहाँ से इस आकृति को यहाँ से और यहाँ से कुछ इस तरीके का मिला दिया जाए ऐसा, तो अब इस वाली आकृति पे फोकस कीजिए। ये वाली, ये कहाँ पर है? यदि हम देखें ये वाला हिस्सा, यदि हम देखें तो ये सी ऑप्शन में मौजूद है। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 22 में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वृत्त आकृति बनेगी। यदि हम इसको यहाँ से पेंसिल से इसको मिला दें और इस प्रकार की आकृति पे फोकस कीजिए जिसको हमने वृत्त में रखा है, गोले में रखा है। ये कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में है? तो ये अगर हम इस आकृति को घुमा दें तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न क्रमांक 23 का क्या होगा आंसर? इसमें भी एक वृत्त बनेगा। यहाँ से यहाँ पर यदि हम मिला दें, इसको मिला दें, तो अब इस प्रकार की आकृति देखिए किस में है, तो ये भी किस में है? 23 का यदि हम देखें तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी इज द राइट आंसर। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 24 में यदि हम यहाँ से यहाँ मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, तो इस प्रकार की आकृति पहले में तो नहीं है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं हम भाग संख्या 7 में। भाग संख्या 7 में जैसे ही हम प्रश्न चित्रों को देखेंगे तो हमें स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि ये इसमें हमें क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब में प्रश्न क्रमांक 25 का आंसर कीजिए, प्रश्न क्रमांक 26 का आंसर कीजिए और प्रश्न क्रमांक 27 का आंसर कीजिए, प्रश्न क्रमांक 28 का आंसर कीजिए। जल्दी से सभी अपने अपने आंसर सेंड कीजिए। चलिए देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 25 में। इसमें हमने लाइव क्लास में अभ्यास करवाया था दर्पण प्रतिबिंब में कि जो हिस्सा, जैसा हिस्सा दर्पण के पास में है प्रश्न आकृति में, वैसा ही उत्तर आकृति में दर्पण के पास में होगा। यदि हम देखें प्रश्न क्रमांक 25 का ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल जैसा यहाँ पर दर्पण के पास में ये है वैसे ही उत्तर आकृति ए में है। बाकी यदि हम बी में देखिए, यहाँ से एक हिस्सा गायब है तो ये गलत है। यहाँ पर देखिए ये उल्टा हो गया तो ये भी गलत है। और यहाँ पर देखिए एक ऊपर है और एक ये इस साइड है तो ये भी गलत है। ए ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न क्रमांक 26 में ये प्रश्न चित्र है, यहाँ पर दर्पण रखा है। अब ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये इस साइड वाला इस साइड हो जाएगा और इस साइड वाला इस साइड हो जाएगा। तो हम नीचे में कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाली लाइनें नहीं है तो ए गलत। यदि हम इसमें देखें और ऑप्शनों में देखें, हम प्रश्न क्रमांक 26 के हम और ऑप्शन में देखें, देखिए बी में यदि हम देखें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डार्क ये साइड है और एक यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए ये बदल गए हैं तो बी ऑप्शन हमारा गलत होगा। सी में देखें तो पहले देखिए यहाँ पर प्रश्न आकृति डार्क वाले हिस्सा इस साइड थे, जब उत्तर आकृति में इस साइड होंगे, मतलब ये सही है। सी ऑप्शन हमारा सही है। डी कैसा है, गलत है। क्यों गलत है, ये आकृति यहाँ पर देखिए ये उल्टी हो गई। प्रश्न आकृति में देखिए किस प्रकार की थी, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 27 में देखें, प्रश्न आकृति में ये तीर, सबसे पहले इस तीर पर ध्यान रखें। अब यदि तीर इसी दिशा में जिस उत्तर आकृति में हो उसको गलत कीजिए, ये गलत हो जाएगा, एक गलत हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर और दूसरे ऑप्शन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए डी में देखिए स्टार नीचे आ गया तो इसलिए गलत। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न आकृति में इस वृत्त की स्थिति देखिए और इसमें देखें हम, इसमें देखिए ये कहाँ पर आ गया, तो सी भी गलत। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 28। प्रश्न क्रमांक 28 का जो आंसर है, यहाँ पर सबसे पहले ये विकर्ण वाली लाइन देखिए, या इस वाले पर देखिए, ये जो यहाँ पर वर्ग है ये किस किस में अलग है। यहाँ पर देखिए ये अलग है, ये इस साइड है। यहाँ पर देखिए ये भी बिल्कुल कोने पर है, मतलब बीचों बीच में होना चाहिए, तो ए गलत,
सी गलत। और यहाँ पर ये विकर्ण वाली आयत में जो रेखा है विकर्ण वाली वो सेम प्रश्न आकृति की जैसी है, तो बी भी गलत। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए भाग संख्या हम आते हैं 8 पे। भाग संख्या 8 में कागज के टुकड़ों को मोड़कर क्या बनाना है, आकृति। कागज के टुकड़ों को मोड़ना ये है, इसमें कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है। सबसे पहले ये तीर जो दर्शाता है ये कागज की मोड़ने की दशा को दर्शाता है। ये वाला हिस्सा यहाँ पर रखा, फिर ये इस प्रकार की आकृति बन गई, तो ये वाला हिस्सा फिर यहाँ पर रखा और फिर यहाँ से यहाँ मोड़ दिया। अब जब हम खोलेंगे तो सबसे पहले बीच में एक लाइन आ जाएगी, सबसे पहले ये वाली लाइन आ जाएगी और दो हिस्से यहाँ पर हैं, दो नीचे, मतलब 4। यहाँ पर देखिए 2 लाइनें, ये गलत। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सी गलत और डी भी गलत। हमारा कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 30। प्रश्न क्रमांक 30 का यहाँ पर यदि हम देखें ये वाला हिस्सा मोड़ा गया, फिर ये इस प्रकार का एक आयत मिलेगा, इस आयत को यहाँ मोड़ा गया, फिर ये वाला हिस्सा इस पे रखा गया और यहाँ पर ये कट लगाए गए। सबसे पहले जब हम खोलेंगे ये वाला हिस्सा खोलेंगे तो यहाँ पर कट आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार की कट आ जाएंगे और यहाँ पर ये आकृति बनेगी। मतलब हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कट आ रहा है, इसमें यहाँ पर कट आ रहा है, तो सी भी गलत और डी भी गलत। प्रश्न क्रमांक 31। प्रश्न क्रमांक 31 में यदि हम देखें तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर रखा गया, फिर ये वाला हिस्सा यहाँ पर रखा गया, इस वाले में यहाँ पर डार्क किया गया। अब हम इसको खोलेंगे तो ऊपर भी डार्क और ये वाला हिस्सा खुलेगा तो ये भी डार्क, मतलब 4 डार्क हिस्से होंगे, तो ए ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर 2 डार्क हैं, ये भी गलत। यहाँ पर 5 डार्क हैं, ये भी गलत। यहाँ पर 4 हैं पर इनकी दिशा अलग है, तो ये भी गलत। चलिए प्रश्न क्रमांक 32। प्रश्न क्रमांक 32 में हम देखें, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला हिस्सा यहाँ पर रखा गया, फिर एक त्रिभुज मिला, ये त्रिभुज वाला हिस्सा यहाँ पे रखा गया और ये ऊपर नोक वाला हिस्सा काट दिया गया। अब हम जब खोलेंगे, इस आकृति को खोलेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, एक वर्ग जैसी आकृति बन जाएगी, बीचों बीच में वर्ग जैसी, और ये पूरा खुल जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए गलत होगा, बी गलत होगा और सी भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर आयत है, यहाँ पर आयत है और यहाँ पर बीच में ये रेखा आ गई, इसलिए ये गलत है। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं हम भाग 9 पर। इसमें क्या करना है, टुकड़ों से आकृति का निर्माण करना है। यहाँ पर प्रश्न में टुकड़े दिए रहे होंगे, इन टुकड़ों से हमें आकृति का निर्माण करना है और देखना है किस प्रकार की आकृति बनेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर अच्छे से प्रश्न आकृति को देखते हैं ध्यानपूर्वक और टुकड़ों को भी देखना है। सबसे पहले हमें ऐसे आंसर गलत करना है ये देखकर कि प्रश्न आकृति में कितने टुकड़े हैं। प्रश्न आकृति में यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 टुकड़े हैं, 3 से कम वाले गलत होंगे और 3 से ज़्यादा वाले आंसर गलत होंगे। सबसे पहले हम इसी में करते हैं, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, टुकड़ों की संख्या के आधार पर कोई गलत नहीं होगा। अब यहाँ हम देखें 2 1 से हैं, तो यहाँ पर ये 2 लगभग कैसे, ये 1 से नहीं है, ये देखिए ये 1 से नहीं है, ये इसकी जो चौड़ाई है ये कम है, इसकी ज़्यादा है, ए ऑप्शन गलत। ये देखिए ये और ये लगभग समान है। प्रश्न क्रमांक 33 का क्या, बी ऑप्शन सही होगा। ये वाला टुकड़ा इसमें कहीं नहीं है प्रश्न आकृति में, इसलिए डी भी गलत। बी भी क्या, बी भी गलत। कौन सा गलत है, 33 का, 1 मिनट, 33 का से ये गलत है, सी गलत है, बी सही है। ये दोनों एक से हैं और ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 34 में यदि हम देखें, ये वाला टुकड़ा देखिए ये कहाँ पर है,
पहले ही ऑप्शन में मिल गया हमें ये वाला टुकड़ा, यहाँ पर देखिए ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। मतलब हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 35। प्रश्न क्रमांक 35 में देखिए, कौन सा उत्तर इन आकृतियों, इन टुकड़ों को मिलाने से बनती है? तो इसका सही आंसर है सी। 35 का क्या, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए एक टुकड़ा ये है, ये वाला टुकड़ा कहाँ पर है, ये, और ये वाला कहाँ है, दूसरे नंबर का कहाँ पर है, ये है दूसरे नंबर का, और त्रिभुज कहाँ पर है, ये है। मतलब हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब प्रश्न क्रमांक 36 में देखिए, 36 में ये देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए कहाँ पर है, कौन सी उत्तराकृति में। यहाँ पर यदि हम देखें तो पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। मतलब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें ये वाला टुकड़ा नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें है पर बाकी इसमें टुकड़ों की संख्या ज़्यादा हो रही है, तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं भाग संख्या 10 पर। यहाँ पर हमें ये देखना है, ये प्रश्न आकृति में जो चित्र दिया गया है वो इन उत्तर आकृतियों में छिपा हुआ है। तो हमें ये देखना है ये कहाँ पर है। प्रश्न क्रमांक 37 का आंसर कीजिए, प्रश्न क्रमांक 38 का आंसर कीजिए, और प्रश्न क्रमांक 39 का आंसर कीजिए, प्रश्न क्रमांक 40 का आंसर कीजिए। यदि हम देखें प्रश्न क्रमांक 37 में जो आकृति है वो कहाँ पर मौजूद है, ये कहाँ पर मौजूद है, तो यदि हम देखें तो इस प्रकार की उत्तर आकृति में प्रश्न क्रमांक 37 के बी ऑप्शन में मौजूद है। ये देखिए ये बी ऑप्शन हमारा सही होगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 38, प्रश्न क्रमांक 38 वाली यदि हम देखें तो ये कौन से ऑप्शन में है। प्रश्न क्रमांक 37 के बाद 38 में देखें तो ये कहाँ पर है, ये डी ऑप्शन में मौजूद है। कहाँ पर है, डी ऑप्शन में ये मौजूद है। यहाँ से देखिए, ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ पर, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब प्रश्न क्रमांक 39, प्रश्न क्रमांक 39 में यदि हम देखें ये वाली आकृति ये कहाँ पर है, बी ऑप्शन में ये यहाँ पर मौजूद है, ये छिपी हुई है। और प्रश्न क्रमांक 40 में, प्रश्न क्रमांक 40 में यदि हम ये वाली आकृति देखें ये कहाँ पर है, पहले में तो नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में देखिए यहाँ पर ये स्पष्ट दिख रही। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हमने पेपर का जो प्रथम खंड है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब सभी बच्चे कमेंट करके ये बताएं कि आपने 40 आकृति में से कुल कितनी आकृतियां सही की हैं। फिर अपन अगले खंड पर मतलब अंक गणित वाले खंड पर चलेंगे। चलिए हम आ गए हमारे पेपर के दूसरे खंड यानी अंक गणित में। अब अंक गणित में आपके सामने एक एक करके प्रश्न क्रमांक 41 से प्रश्न क्रमांक 60 तक 1 बाय 1 करके प्रश्न आएंगे। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस आंसर को सेंड कर सकते हैं। यदि आपको प्रश्न का हल समझ में नहीं आ रहा तो मेरे द्वारा जब हल किया जाएगा तब आपको उसको ध्यानपूर्वक देखना है। जैसे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 41 है, दिए गए चित्र में x का मान बताना है हमें। आप सभी जानते होंगे इस चित्र को कौन सा चित्र बोलते हैं या क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पूर्ण कोण। क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण। और जो पूर्ण कोण होता है उसकी माप बराबर होती है 360 अंश। कितनी होती है, 360 अंश। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x का मान बताना है तो यहाँ पर हम क्या करें, इन सबको जोड़ दें।
इन कोणों की मापों को जोड़ दें और जोड़ पर हमें कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। 2x धन 4x धन ये वाला 4x धन ये 100, इन सब को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 360 अंश आना चाहिए। अब हम यहाँ से यहाँ तक x को x से जोड़ देंगे। तो 2x में 4x जोड़ेंगे तो 6x, और 6x में 4x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10x धन 100 बराबर 360 अंश। अब हमें x का मान निकालना है, तो ये क्या करेंगे, ये वाला 100 हम बराबर की उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10x बराबर 360 अंश ऋण 100। अब हम क्या यहाँ पर 360 में से 100 घटा देंगे तो 10x बराबर यहाँ पर बचेगा 260 अंश। तो x बराबर 260 बटे 10, एक जीरो से एक जीरो क्या कर कैंसिल हो जाएगा, बराबर x बराबर कितना आ गया, 26। यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, 26, और ये 26 हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब यदि जहाँ जहाँ पर x है हम 26 रख देंगे और उससे गुणा कर देंगे और सभी को जोड़ देंगे तो बराबर 360 आ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 42, ये है प्रश्न क्रमांक 42। प्रश्न क्रमांक 42 क्या बोल रहा है, 3/48 1/12 का कौन सा भाग है। 3/48 1/12 का कौन सा भाग है। यदि हम पूछें कि 4/20 का कौन सा भाग है, 4/20 का कौन सा भाग है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 में इस 20 का क्या दे देंगे, भाग। तो हम इसको लिख सकते हैं 4/20, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। तो हम बोल सकते हैं कि 4/20 का 1/5वां भाग है। कौन सा है, 1/5वां भाग है। तो अब इसी तरह हमें इसको करना है, 3/48 बटे 1/12, मतलब हम 3/48 में 1/12 का क्या देना है, भाग देना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3/48 भागित 1/11। उस सभी को मालूम होगा भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। पहले हम यहाँ पर 3/48 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, भाग के निशान को गुणा में, और निशान के बाद जो भिन्न आती है वो पलट जाती है, 12/1 हो जाएगी। अब हम यहाँ पर देखें 12 से ये कट रही है, 12 एकम 12, 12 चौके 48। अब अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा, तो 3 एकम 3 और 4 एकम 4। हमारा जो आंसर निकल के आया है 3/4, और ये कौन सा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक 43। प्रश्न क्रमांक 43, 80 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अब आपको बताना है 80 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर हम देखते हैं सभी चारों उत्तर अभाज्य संख्याएं हैं इनमें। तो हम क्या करें, सबसे पहले 80 के अभाज्य गुणनखंड ही निकाल दें। चलिए 2 से भाग दे देंगे, 2 चौके 8 और यहाँ पर 0, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 0, 2 एकम 2 और यहाँ पर 0, फिर 2 पंचे 10 और यहाँ पर 5 एकम 5। यदि हम यहाँ पर देखें तो 2 कितनी बार आया है, 4 बार, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। अब ये देख लीजिए ये कौन सी ऑप्शन में है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 44। प्रश्न क्रमांक 44 में यहाँ पर देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी,
10,000, क्या होगी 10,000 का अंतर। तो 10,000 में से 999 हम क्या करेंगे, 9,999 को घटा देंगे। तो 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, मतलब अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। और हमारा जो उत्तर है जो कौन से, पहले ऑप्शन में मौजूद है। चलिए प्रश्न क्रमांक 45। प्रश्न क्रमांक 45 में यदि हम देखें तो प्रश्न क्या है, 250 मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करने पर प्राप्त होगा। यदि 250 मीटर को हमें किलोमीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। क्या होता है, 1000 मीटर होता है। तो 1 जीरो से 1 जीरो को हम काट देंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4। अब हमें क्या करना है, 1 में क्या करना है, 4 का भाग देना है। तो 1 में 4 का जब हम भाग देंगे तो यहाँ भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 1 छोटा है 4 से, तो यहाँ भागफल में 0 इस दशमलव का हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। अब 4 की टेबल पढ़ना है, 10 से ज़्यादा ना हो। तो 4 दूनी 8, 2 बार फिर घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ कुछ नहीं, दशमलव रखा है, फिर 0, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यहाँ काट देंगे, कुछ नहीं कुछ नहीं, कितना आया आंसर हमारा, 0.25 किलोमीटर। अब हम देखते हैं पहले ऑप्शन में देखते तो 0.025 किलोमीटर, तो ये नहीं होगा। दूसरे में देखिए 25 किलोमीटर, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे में देखते हैं 2.5 किलोमीटर, तो ये भी नहीं होगा। चौथे में देखते हैं 0.250 किलोमीटर। तो हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक 46। यहां पर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 46 में 37 सही 1/3 में कितने 1/6 होंगे। वो अभी जैसा हमने समझाया था, इसी संख्या में हमें क्या करना है, इतने का भाग दे देना है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं 37 सही 1/3, ये मिश्र भिन्न है। सबसे पहले हम इसको काय में बदलेंगे, विषम भिन्न में। तो 33 तिया कितना होता है, 111 होता है। 37 का गुणा हम 3 में कर देंगे, 37 तिया 111 होता है। 111 में हम ये वाला जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा ये 112, 112/3। अब हमें कितने, क्या शब्द लगा है, कितने मतलब भाग देना है, कितने का, 1/6 से भाग देना है। तो यहाँ पर जब हम भाग देंगे 1/12, यहाँ 112/3, और भाग के निशान को हम बदल देंगे गुणा में, तो यहाँ पर ये भिन्न पलट जाएगी, 6/1, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब हम क्या करेंगे, 112 में गुणा कर देंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, कितना आ जाएगा हमारा, 224। यदि हम देखें ये 224 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक 47। प्रश्न क्रमांक 47 क्या है, यहां पर देखिए, सुरेश ने ₹56 में 96 अंडे खरीदे, उनमें से 16 अंडे टूटे निकले। उसने बचे अंडों को ऐसी कीमत में बेचा कि उसे ₹4 का लाभ हो, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले यहां पर देखिए 96 अंडों का क्रय मूल्य दे रखा है। 96 अंडों का क्रय मूल्य कितना है, ₹56, और ये ₹4 की लाभ पर बेचना है,
मतलब सीधा सा है 56 रुपये क्रय मूल्य है, 4 रुपये की लाभ पर बेचना है, तो बराबर अंडों को 60 रुपये में बेचना है। अब अंडे वो जितने भी हों, मतलब 60 रुपये में बेचे जाना है। अब यहाँ पर हम देखें 96 अंडे खरीदे थे, 16 टूट गए, तो शेष अंडे बराबर, शेष अंडे बराबर 96 ऋण 16 बराबर कितना आ जाएगा, 80 अंडे। अब 80 अंडे 60 रुपये में बेचना है, तो एक अंडे की कीमत निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन रुपयों में 60 रुपयों में हमें 80 से क्या देना पड़ेगा, भाग। यहाँ एक जीरो से एक जीरो को हम काट देते हैं। यहाँ पर 6 में भाग दे दीजिए, कितने का, 8 का। भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागफल में 0.0, तो यहाँ पर 0। अब 8 की टेबल पढ़िए, 60 से ज़्यादा ना हो, तो 8 7 56, 7 बार। फिर घटा दीजिए, यहाँ पर 10 में से 6 गए 4, और यहाँ कुछ नहीं। यहाँ दशमलव का हम क्या रख सकते हैं, 0। 8 पंचे 40, मतलब एक अंडा कितने में बेचा जाएगा, बराबर 0.75 रुपये में। या अपनी भाषा में बोलें तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा, 75 पैसे। अब यहाँ पर देखिए 75 पैसे, ये यहाँ पर 0.75 रुपये यानी 75 पैसे ही कहा जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्रमांक देखते हैं हम 48। प्रश्न क्रमांक 48 है, यदि 3 मीटर कपड़े का दाम 18.75 रुपये है, तो 16 मीटर कपड़े का दाम कितने रुपये होगा। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट दिया है, चूंकि 3 मीटर कपड़े का मूल्य, 3 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 18.75 रुपये है, तो हम कितने का निकालेंगे, इसलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 18.75 बट्टे कितना, 3। 3 से हम भाग दे देंगे 18.75 में, तो हम समान संख्या जैसे भाग दे देंगे, कितने से, 3 से। 3 18, 6 बार घटा देंगे, कुछ नहीं कुछ नहीं, अंक उतारे 7, 3 दूनी 6, फिर घटा देंगे, यहाँ पर 1 अंक उतारे 5, 3 5 15। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 अंक बाद यहाँ दशमलव था, तो 2 अंक बाद यहाँ हम दशमलव रख देंगे, बराबर 1 मीटर कपड़े की कीमत आ गई 6.25 रुपये। तो कितना हमें, 16 मीटर, इसलिए 16 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 6.25 गुणित 16। 16 से हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर 6.25 में 16 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, 30 का 0 हासिल की 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, 15 की 5 हासिल की 1, 6 छिंग 36, 36 और 1 37, एक स्थान छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर 5 शून्यम 5 एकम 5, 1 दूनी 2 और 1 छिक्का 6। अब जोड़ दो, यहाँ 0, 5 5 10 का 0 हासिल की 1, 7 2 9 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल की 1, 6 3 9 9 और 1 10। अब यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव था, तो 2 अंक बाद हम यहाँ दशमलव रख देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर 100 रुपये। अब देखिए 100 रुपये कौन से ऑप्शन में है, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक देखते हैं यहाँ पर 49। प्रश्न क्रमांक 49 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। अब हमें ये कैसे ज्ञात करना है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है।
हमने एक नियम पढ़ा है कि सभी के पहले हमें क्या करना है, हर समान, तो इसमें हमें टाइम लग जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब में देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 6/7 ये समभिन्न है, 4/8 ये भी समभिन्न है, 32/39 ये भी समभिन्न है, और 25/27 ये समभिन्न है। सभी यहाँ पर दी गई भिन्न हैं, ये समभिन्न हैं। तो हम सबसे पहले इनका अंतर करते हैं। यहाँ पर अंतर कीजिए तो कितना आ रहा, 7 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ पर अंतर 1 का आ रहा। फिर 8 में से 4 घटा दीजिए तो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा, 4 का आ रहा। फिर यहाँ पर 39 में से 32 घटा दीजिए तो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा, 7 का आ रहा। फिर यहाँ पर 27 में से 25 घटा दीजिए तो यहाँ पर 7 में से 5 गया, कितने का अंतर आ रहा, 2 का अंतर आ रहा। अब क्या करना है, जितने भी ये अंतर आ रहा है अंश से हमें भाग देकर लिखना है। 1 का हम 6 में भाग देंगे तो भागफल 6 ही आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। यदि हम इस 4 का इस अंश में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 4 एकम 4 ही आएगा। यदि हम इस 7 का इस 32 में भाग दें तो 32 में भाग देंगे, यदि हम 7 का 7 पना 35, नहीं 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 चौके 28। अब यहाँ घटा दीजिए, 12 में से 8 गए तो यहाँ पर कितना बचा, 4, और यहाँ कुछ नहीं। अब यहाँ पर हम दशमलव रखते हैं और यहाँ पर 0। 7 पना 35, कितने बार, 5 बार। फिर घटा देते यहाँ पर 5, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ कुछ नहीं, दशमलव रखा है 0। 7 सतैया 49, 2 अंकों तक देना है। फिर अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं, 1 बचा है तो यहाँ पर आ गया 4.75। अब लास्ट में यहाँ पर हमें भाग देना है, कितने में, 25 में भाग देना है, कितने का, इस 2 का। तो 2 एकम 2, फिर यहाँ घटा देंगे, अंक उतारेंगे 5, 2 दूनी 4, बचा 1.0 और 2 पंचे 10। यहाँ पर देखिए ये आ गया 12.5। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। देखिए जब यहाँ पर हमने भाग दिया, भाग देने के बाद 6, 1, 4.7, 4.57 और 12.5, जिसका मान सबसे ज़्यादा आया है वो सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका सबसे कम आया है वो सबसे छोटी भिन्न। तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न देखिए यहाँ पर ये 12 आ गया, 12.5। तो किसके लिए आया है, 25/27 के लिए, 25/27 के लिए। ऋण अंतर करना है हमें। अब छोटी देख लीजिए, छोटी यहाँ सबसे कम क्या आया है, 1। 1 किसके लिए आया है, 4/8 के लिए। अब हम दोनों का यदि हम आपस में गुणा कर दें तो इनका लघुत्तम आ जाएगा। 7 8 27 में हम 8 का गुणा कर दें तो 7 8 56 की 6 हासिल की 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, मतलब कितना आ गया, 216। 216। 27 का यदि हम इसमें भाग दें तो कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 25 8 कितना होता है, 200। 200 ऋण। अब इस 8 का इसमें भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 27 बार जाएगा। तो 27 चौके 7 चौके 28, 28 की 8 हासिल की 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 10, कितना आ गया, 108। अब यहाँ पर 200 में से 108 को हमें क्या करना है, घटाना है। 200 में से 108 को घटाना है। घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ पर कितना बचा, यहाँ तो 9 बचा, क्योंकि यहाँ
उधार दिया था तो 10, फिर इसको दिया तो यहाँ 9, 9 की 9, एक में से गया कुछ नहीं, तो यहाँ पर आ गया 92/216। यदि हम देखें 92/216 तो यहाँ कहीं नहीं, किसी भी ऑप्शन में नहीं, तो ये अभी हम काट सकते हैं। 2 से काट दो, 2 चौके 8, बचा 1, सो 2 6 12, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, एक में भाग नहीं जा रहा तो 0, 2 अट्ठे 16, 42/108 भी कहीं नहीं है। फिर काटते हैं हम 2 से, 2 दूनी 4 और 2 एकम रुक जाओ 1 मिनट, यहाँ पर हमने कैसी काटे थे, यहाँ पर काटे थे हमने 2 से काटे थे, 2 चौके 8 और 2 6 12, 6 बार। अब इसको काटें तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, बराबर आ गया 23/54। 23/54 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब प्रश्न क्रमांक देखते हैं हम 50वां। प्रश्न क्रमांक 50वां क्या है, किसी आयताकार क्षेत्र का विकर्ण 10 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 6 मीटर है, तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं, पहले इसमें समझ लीजिए, ये आयत है, इसकी हमें क्या क्या दे रखी है। सबसे पहले विकर्ण मतलब एक कोने से दूसरे कोने की लंबाई, ये कहलाता है विकर्ण 10 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर। हम केवल इस त्रिभुज पर ध्यान दें, इस त्रिभुज पर ध्यान दें, इस त्रिभुज की सहायता से हम क्या लंब निकाल सकते हैं, लंबाई निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखिए यहाँ पर विकर्ण दिया है और चौड़ाई दी है, तो ये निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर इसको हम मान लें लंबाई मान लें, ठीक है, इसको हम क्या मान लें, लंबाई। तो ये कर्ण है, तो यहाँ देखिए कर्ण बराबर कर्ण का वर्ग होता है त्रिभुज का। यदि हमें कर्ण निकालना है, कर्ण बराबर लंबाई का वर्ग धन ये चौड़ाई का वर्ग। अब यहाँ पर हम मान रख दें कर्ण बराबर 10, तो 10 का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग हमें ज्ञात करना है, धन चौड़ाई 6 है तो 6 का वर्ग। यहाँ पर यदि हम वर्ग कर दें, 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, बराबर लंबाई का वर्ग सेम रहेगा क्योंकि हमें ज्ञात करना है, और 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। अब हमें ये ज्ञात करना है, तो इसको हम ले लेते हैं लंबाई का वर्ग बराबर यहाँ पर 100 और ये यहाँ धन वाला है तो ऋण 36। 100 में से 36 को घटा देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 64। और 64 लंबाई का वर्ग बराबर 64, तो अगर हमें लंबाई निकालना है तो 64 के ऊपर वर्गमूल लग जाएगा, मतलब 64 की हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तो सभी को मालूम है कि 64 का वर्गमूल कितना आता है, 8 मीटर, मतलब लंबाई कितनी आ गई, 8 मीटर। अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, 8 6 48 वर्ग मीटर। अब ये देख लीजिए 48 वर्ग मीटर कौन से ऑप्शन में है, पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 51। प्रश्न क्रमांक 51 क्या है, एक अधिक कोण की माप खालिस्तान होती है। अधिक कोण की माप तो कहाँ, 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से कम। हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 90 अंश से अधिक होगा और 180 अंश से कम होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 52 देखते हैं। 15.646 का निकटतम सौवे में सन्निकट मान है 15 कितने का, 646।
100वें का 100वें ये वाला कहलाता है 10वां, ये कहलाता है 100वां। ये कौन सा भाग कहलाता है? 100वां। यदि हमें 100वां का निकटतम मान निकालना है तो 1000वें का अंक देखो। 1000वें का अंक यदि 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें एक जुड़ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा? 15.65। यदि 5 से छोटा होगा तो कुछ नहीं होगा, सेम यही संख्या आ जाएगी। यहाँ चूंकि 1000वें का अंक देखते हैं हम कितने, 5 से बड़ा है तो एक जुड़ जाएगा, 4 में एक जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 15.65। अब 15.65 देखिए कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 53। 12 लीटर 545 मिलीलीटर के बराबर है। अब किसके बराबर है? 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो 12 लीटर बराबर हो जाएगा 1000 गुणित 12। तो 12 एकम 12 और कितने जीरो? 3 जीरो। और यहाँ पर 545 मिलीलीटर है तो 545 हम इसमें जोड़ देंगे तो बराबर 5 4 5 2 1 12,545 मिलीलीटर। देखिए कौन सी ऑप्शन में है? पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक देखते हैं 54। प्रश्न क्रमांक 54 में है, निम्नलिखित को दशमलव के रूप में लिखिए। यहाँ पर देखिए ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भिन्न है, ये भिन्न है। तो 20 और 9 29 हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऐसे कितने आंसर हैं जो 29 से शुरू हो रहे। ये भी 29 से शुरू हो रहा, ये भी 29 से शुरू हुआ, ये 20, ये वाला गलत हो जाएगा, ये भी हो रहा। अब 4/10 को हम भिन्न में बदल दें तो 4 में भाग दे दीजिए 10 का। 10 का भाग नहीं जा रहा तो 0 यहाँ पर 0, 10 चौके 40, कितना आ गया? 0.4 आ गया। यहाँ पर धन 0.4। अब यहाँ पर 1/100, 1/100 का मतलब 1 में भाग दे दीजिए कितने का? 100 का। भाग नहीं जा रहा तो 0 यहाँ पर 0, ये 10 है, ये 100 है तो यहाँ पर फिर से एक 0 रख दीजिए। इस 0 का यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा। 100 एकम 100 घटा दीजिए, कुछ नहीं, कितना आ गया? 0.01। अब जोड़ दीजिए। अब हमें जोड़ते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये तो 29 है, दशमलव वाली संख्या को पहले ले लो। 0.01, इसके नीचे ये जमा दो, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 0 रख दीजिए और यहाँ दशमलव, यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ 2 और यहाँ 0 0। अब जोड़ दीजिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, दशमलव का दशमलव, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2, कितना आ गया? 29.41। अब देख लीजिए 29.41 पहले वाले ऑप्शन में मौजूद है। चलिए प्रश्न क्रमांक 55। ये या देखिए ये सरलीकरण का प्रश्न है, इसको तो हम एक ही बार में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे छोटा कोष्टक यहाँ पर ये 5 में से 3 को घटा दीजिए तो यहाँ पर बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुणित 2, ये टूट गया, छोटा वाला कोष्टक टूट गया। तो यहाँ पर देखिए अब मंझले वाले पे आ गए, इस पे आ गए तो यहाँ पर 2 और 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 4। इसके पहले देखिए कितना है? 2 और इसके बाद देखिए कितना है? 5। ये बीच वाला कोष्टक लगा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 5, ये 4 ऋणात्मक है तो धन धन वाली जुड़ जाएंगी, 5 और 2 7, 7 में से 4 को, इस ऋण वाले 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 3 आ जाएगा। मतलब हमने बीच वाला कोष्टक भी तोड़ दिया तो यहाँ पर आ गया 3 गुणित 3 बराबर 3 त्रिका 9। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ऋण 10 है और यहाँ पर कितना है? 2 है। यहाँ पर कितना आ गया? 3 त्रिका 9। अब हमें क्या करना है?
यहाँ पर धन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया था 2 धन 9 ऋण 10। अब ये 10 ऋणात्मक है, 9 2 11, 11 में से 10 घटा देंगे तो बराबर 1 बचेगा। मतलब हमारा ये वाला भी टूट गया, बड़ा वाला भी टूट गया, केवल 1 बचा। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 25 ऋण 5 गुणित 1 भागित 4। अब हमें भाग देना है, क्या देना है, भाग। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 कर लेते हैं। 25 ऋण यहाँ पर 5 गुणित 1, फिर यहाँ गुणित 1/4। अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो यहाँ पर 25 ऋण 5/4। अब यहाँ से इसमें क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। 25 चौके 100 ऋण 5/4। तो यहाँ पर आ जाएगा 95/4। अब 95 में भाग दे दीजिए का 4 का। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ घटा दीजिए तो 1 अंक उतारे 5, 4 तिया 12, घटा दीजिए तो यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, 4 सत्ते 28, 7 बार, यहाँ घटा दीजिए बचा 2, यहाँ कुछ नहीं, दशमलव रखा है 0, 4 पंचे 20, कितना आ गया, 23.75। और ये कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम इन समीकरणों को हल कर सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 56। प्रश्न क्रमांक 56 क्या है, किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा। चलिए हम एक विषम संख्या ले लेते हैं 3। 3 की परिवर्ती क्या होगी 2, और पूर्ववर्ती और परिवर्ती इनकी क्या होगी, यहाँ होगी 4। यदि हम इन दोनों का 4 गुणित 2 गुणित 4 का गुणा करें तो 4 दूनी 8। अब बताइए 8 किससे विभाजित होगा, 3 से तो होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, किससे होगा, 8 से होगा। मतलब हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक और दूसरा ले लेते हैं, चलिए 5 ले लिया हमने। 5 की परिवर्ती मतलब जो पहले आती है तो यहाँ 4 और पूर्ववर्ती मतलब 6, 6 चौके 24। अब ये 24 देखिए 8 से विभाजित है हमेशा 8 से ही विभाजित होगी, 3 से भी हो रही है, पर कुछ यहीं पर जो हमने देखा था 8 3 से विभाजित नहीं होती। तो हमारा कौन सा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 57। दंड चार्ट से उस दिन कक्षा 7 के विद्यार्थियों की उपस्थिति क्या थी, 6वीं 7वीं। 7वीं का ग्राफ देख लीजिए यहाँ पर 40, मतलब हमारा कौन सा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक कौन सा आ गया, 58। यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 58 का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक लकड़ी के घनाव जिसकी विमाएँ 9 सेंटीमीटर गुणित 12 सेंटीमीटर गुणित 15 सेंटीमीटर कुछ छोटे घनों में काटना है। बड़े से बड़े घन काटे जा सकते हैं। सबसे पहले मतलब यहाँ पर ये बोला है कि बड़े से बड़ी कितनी माप वाले घन काटे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो घन काटना है उनकी कोई माप नहीं दी गई है। तो हम निकालने इस प्रकार की प्रश्नों के हल करने के लिए जब बड़ी से बड़ी माप पूछे जाए तो हमें HCF ज्ञात करना है दी गई संख्याओं का।
मतलब 9, 12 और 15 का HCF निकालना है। तो यहाँ पर कितना आएगा, चलिए पहले हम ये ले लेते हैं, 15 में भाग दे दीजिए 12 का, 12 एकम 12, घटा दीजिए 3, यहाँ कुछ नहीं, इस 3 का इस 12 में, 3 चौके 12, घटा देंगे कुछ नहीं, इस 3 से हम इस 9 को भाग दे देंगे, तो 9 भागे 3, 3 त्रिका 9। बड़ी से बड़ी माप आ गई है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटना है। 3 सेंटीमीटर वाले क्या काटना है हमें, घन काटना है, घनाभ में से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काटे गए घनों की संख्या बराबर लकड़ी वाले घनाभ का आयतन। तो सभी को मालूम होगा, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और यहाँ पर घन है, तो घन की यदि एक भुजा 3 है तो बाकी सभी भी क्या होंगी, 3 ही 3 होंगी। तो 3 गुणित 3 गुणित 3, यदि हम इसका गुणा कर देंगे तो ये लकड़ी के घनाभ का आयतन आ जाएगा, और यदि हम इसका कर देंगे तो जो काट रहे हैं घन उसका आयतन आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 5 चौके 20 और 20 तिया 60। कितने घन काटे जा सकते हैं, 60 घन काटे जा सकते हैं। मतलब हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 59। प्रश्न क्रमांक 59 में क्या है देखते हैं। अंकों 4, 5, 0 तथा 3 का प्रयोग करके 5 अंकों वाली छोटी छोटी संख्या क्या है। अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, मतलब अंक दोहराए जा सकते हैं। चूंकि यहाँ पर हमें दोहराना ही पड़ेगा, अंक 4 दे रखे हैं और हमें यहाँ पर बनाना है 5 अंकों की। कौन सी बनाना है, छोटी से छोटी। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या बोली जाए और अंक दोहराने के लिए बोला जाए, तो जब छोटी बनाएंगे तो हमें छोटा अंक दोहराना है। मतलब यहाँ जो सबसे छोटा कौन है, 0। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं 3 से, 0 से नहीं करेंगे। 3, फिर यहाँ से ये 0 ले लीजिए। अब हमें एक अंक दोहराना है तो हम 0 को ही दोहराएंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 और फिर 5। अब ये देख लीजिए 30,045 कौन से ऑप्शन में, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और जब यहाँ पर बड़ी बनाना हो तो हम यहाँ बड़ा अंक दोहराएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये है हमारा 60वां प्रश्न। दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 हैं, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर हमें कोई संख्या नहीं दी है तो हम मान लेते हैं पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, इन दोनों को जोड़ते हैं तो बराबर कितना आता है, 11। फिर इन्हीं दोनों का गुणनफल मतलब x y का गुणनफल कितना है, 18। अब इनकी व्युत्क्रम, तो पहले इन संख्याओं के अपन व्युत्क्रम बना लेते हैं। तो पहली संख्या का व्युत्क्रम 1/x, फिर यहाँ पर धन 1/y बराबर, अब इन दोनों का एलसीएम लो तो बराबर xy आ जाएगा। इस x का इस x में करोगे तो एक बार जाएगा, यहाँ गुणा कर दोगे तो x आ जाएगा। धन इस y का इस y में करोगे तो y में चला जाएगा तो बराबर यहाँ पर आ जाएगा y। अब देखिए x धन y बराबर यहाँ पर कितना है, 11, तो 11 लिख देंगे। और xy गुणा बराबर कितना है, 18। तो ये हमारा क्या होगा, उनके व्युत्क्रमों का, हमने यहाँ पर व्युत्क्रम कर दिए तो बराबर कितना आ गया, 11 उनके व्युत्क्रमों का योग हमने जोड़ दिया यहाँ तो बराबर कितना आ गया, 11/18। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही था। ये हमने गणित खंड से 20 प्रश्नों को हल किया है। यदि मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए हमने
2 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा पेपर का आखिरी भाग है भाषा परीक्षण का। तो इसमें क्या दिए जाएंगे, इस प्रकार का गद्यांश रहेगा, 4 गद्यांश रहेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। तो चलिए पढ़ते हैं गद्यांश। हर प्राणी अपनी जन्मभूमि से जुड़ा होता है, वह उससे अलग अपने अस्तित्व को पूर्ण नहीं मानता। मनुष्य कहीं भी चला जाए, विदेशों में उसे कितना ही सुख मिले, वह वापस अपने देश आना चाहता है। वह अपना देश, अपनी जन्मभूमि कभी नहीं भूलता। मनुष्य की तरह ही पशु पक्षी भी अपनी जन्मभूमि के स्नेह बंधन एवं आकर्षण से बंधे होते हैं। पक्षी या पशु सारा दिन दाना पानी की खोज में यहाँ वहाँ घूमते जरूर हैं, पर रात को पक्षी अपने घोंसलों में और पशु अपने खूंटे पर पहुँच जाते हैं। देश प्रेम की यह भावना इंसान के हृदय को देशभक्ति से ओतप्रोत रखती है और समय आने पर वह अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर करने को तत्पर रहता है। इतिहास देशभक्तों के बलिदान की गाथाओं से भरा पड़ा है। सभी देशों में देश प्रेमियों को सम्मान और स्नेह मिलता है। हमारे देश के कवियों और साहित्यकारों ने शहीदों और देश पर मिटने वाले देशभक्तों की अमर गाथाओं को जी खोलकर लिखा है। देशभक्ति के उदाहरण केवल ये शहीद ही नहीं, बल्कि देश का नाम सारे विश्व में रोशन करने वाले वैज्ञानिक, खिलाड़ी, कवि और लेखक भी महान देशभक्तों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे समाज सुधारकों, कलाकारों और समाज सेवकों के कार्यों से इतिहास भरा पड़ा है, जिन्होंने देश की उन्नति के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया है। देशवासी उन्हें सत सत प्रणाम करते हैं। देश उनका सदैव ऋणी रहेगा। इस प्रकार का हमें गद्यांश पढ़ना है। यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो हम दूसरी बार भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, हर प्राणी अपनी खालिस्तान से जुड़ा होता है, किससे? इसका हमने पढ़ा है ये जन्मभूमि से। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। खालिस्तान भी अपनी जन्मभूमि के बंधन में बंधे होते हैं। कौन? यहाँ पर देखा होगा पशु पक्षी। ये पशु पक्षी भी अपनी जन्मभूमि से यहाँ कहीं पर है जुड़े रहते हैं। मतलब इसका सही क्या है? पशु पक्षी भी। देश प्रेम की भावना इंसान के हृदय को खालिस्तान से ओतप्रोत रखती है। कैसी? देशभक्ति। इतिहास देशभक्तों के खालिस्तान की गाथाओं से भरा पड़ा है। किससे? बलिदान से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्नेह का अर्थ खालिस्तान के समान है। किसके समान है? प्रेम के समान। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमें एक गद्यांश से 5 प्रश्नों को हल करना है। चलिए गद्यांश दूसरा देखते हैं। यहाँ पर गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़ना है। हम केवल यहाँ पर गद्यांशों के जो प्रश्न बने हैं उनके उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 66। आलसी व्यक्ति समय को खालिस्तान गवा देता है। कैसा? व्यर्थ। आलसी व्यक्ति समय को व्यर्थ गवा देता है। प्रश्न क्रमांक 67। समय का पहिया खालिस्तान चलता रहता है। मतलब बी, समय का पहिया सदैव चलता रहता है। फिर इस शब्द खालिस्तान है, क्या है? इस शब्द क्या होगा? क्रिया। क्रिया तो होगा नहीं। फिर
क्रिया विशेषण भी नहीं होगा। अब बचे यहाँ विशेषण और अव्यव, इन दो में से कोई एक है। तो अब प्रश्न क्रमांक 68 का सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा टफ है। अब हम देखना चाहते हैं कि कौन सा विद्यार्थी इस प्रश्न का सही आंसर देता है। प्रश्न क्रमांक 69, खालिस्तान अंत का समानार्थी है। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाला, शब्द अलग अलग पर अर्थ एक से। अंत, अंत का, निश्चित, शुरू, पिछड़, समाप्त, तो समाप्त, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 70, वक्त का वही अर्थ है जो खालिस्तान का है। किसका? वक्त मतलब क्या कहलाता? समय, सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम गद्यांश 3 पर। गद्यांश 3 देखिए, ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाता है। ईमानदार व्यक्ति हमेशा सत्य का पालन करता है और दूसरों के साथ निष्कपट व्यवहार करता है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन में सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि सामाजिक विश्वास और सहयोग को भी बढ़ाता है। हमें अपने जीवन में ईमानदारी के महत्व को समझना चाहिए। चलिए, प्रश्न क्रमांक 71, कौन सा गुण व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाता है? तो इसका सही आंसर है सी, ईमानदारी। सत्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है, सत्य का। असत्य तो इसका विलोम है, झूठ भी विलोम है, मिथ्या भी विलोम है, यथार्थ, सी इज द राइट आंसर। ईमानदार व्यक्ति किसके साथ निष्कपट व्यवहार करता है? केवल अपने मित्रों के साथ, केवल परिवार के सदस्यों के साथ, दूसरों के साथ, किसी के साथ नहीं। डी इज द राइट आंसर। ईमानदार व्यक्ति के बारे में बात हो रही, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ईमानदारी व्यक्तिगत जीवन में किसकी ओर ले जाती है? किसकी ओर ले जाती है? तो इसका सही है सी, सफलता की ओर। फिर है, विश्वास शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? विश्वास शब्द का विलोम मतलब उल्टा, तो क्या होगा? अविश्वास, सी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं गद्यांश क्रमांक 4 पर। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। मैदानी भाग समुद्र तल से कितने? 200 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं, ये 200 मीटर। अधिकांश मैदानी भाग खालिस्तान बने होते हैं। किसके बने होते हैं? नदियों तथा उनकी सहायक नदियों से। अधिकांश मैदानी, कुछ मैदानी काफ़ी समतल, यहाँ पर अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। ए, नदियाँ खालिस्तान बहती हैं पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैदानों का निर्माण खालिस्तान से होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। समतल का विलोम शब्द खालिस्तान है। क्या होगा? समतल का। हमें गद्यांश के हिसाब से समतल मतलब होता है जो एक सी सतह हो, और समतल का विलोम क्या होगा? यहां पर बताइए, अवतल, उत्तल, ढालू, ढाल।
प्रश्न क्रमांक 80 का आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ये था हमारा पूरा मॉडल पेपर। यदि आप पेपर को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप 100% 80 में से 80 प्रश्नों को हल कर पाएंगे। यदि मेरे द्वारा प्रश्न जो समझाए गए हैं और आपको अच्छी तरह से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।